गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू दोस्तों, आज है मंडे और मंडे को देखेंगे हम उत्तराखंड जीके के जो पीवाईक्यू है उसका पार्ट 11 है। ठीक है, तो लगातार मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज उपलब्ध करा रहा हूँ उत्तराखंड जीके की, सामान्य हिंदी की, सामान्य अध्ययन की। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आप दोस्तों अटेम्प्ट करते हैं, इस सीरीज को आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था कि जो आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है या ग्रुप सी जनरल पेपर के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे। तो नई जो टेस्ट सीरीज है 1 अप्रैल से लॉन्च होगी। न्यू फुल लेंथ टेस्ट महाकुंभ जो टेस्ट सीरीज है 1 अप्रैल से लॉन्च होगी, जो कि आगामी फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या ग्रुप सी का कोई भी पेपर जिसमें जनरल सिलेबस है, 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 30 नंबर का जीएस जीके होगा और 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल होगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन में इसको लॉन्च कर देंगे। जिसको भी इनरोल करना है कर लेना। प्रारंभ के जो स्टूडेंट होंगे उनको कुछ इसमें ऑफर दिया जाएगा, बाद में ऑफर बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू पार्ट 11। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड में जो भी नेशनल पार्क है, जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए किस जनपद में है, कितना क्षेत्रफल है और कब इसकी स्थापना हुई थी। तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो ये आपका हिमालयी जो कस्तूरी मृग होता है उसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था, 1972 को। ठीक है, ये आपका विस्तृत है 2 जनपदों में, रुद्रप्रयाग और चमोली में। रुद्रप्रयाग प्लस चमोली में इसका विस्तार है। और इसके क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं तो क्षेत्रफल है इसका 975 वर्ग किमी। ठीक है, क्लियर हो गया। और स्पेशली कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए ये ध्यान रखना आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्पों में हम देखते हैं उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है इसका नाम है आपका बुरांस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुरांस जो है आपका राजकीय वृक्ष है। बुरांस का वानस्पतिक नाम पूछ लेता है कई बार, तो इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, अर्बोरियम। ठीक है, ये इसका वानस्पतिक नाम है। बुरांस जो है भैया आपका, ये आपका कुछ ऊंचाई पर पाया जाता है, ऐसे हर जगह नहीं मिलता। ये आपको ये देखने को मिलेगा लघु हिमालय के ऊपरी भाग में और थोड़ा उच्च हिमालय के निचले भाग में। और बुरांस का जो पौधा है इसमें फरवरी मार्च में फूल आते हैं। वैसे आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जनवरी में भी फूल आ जाते हैं इसमें, है ना। बुरांस के जो फूल होते हैं लाल रंग के होते हैं और 11,000 फीट से ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपका सफेद कलर का हो जाता है बुरांस का फूल। बुरांस के फूल से भैया आपका जूस बनता है, हृदय रोगों में जूस बहुत काम आता है। ठीक है, और उसके अलावा बुरांस जो है सदाबहार पेड़ होता है। ये सबसे अच्छी बात है, इसकी ध्यान रखेंगे। ये कैसा पेड़ है, कई बार क्वेश्चन भी बनता है आपका। ठीक है, तो ये आपका सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार वृक्ष है ये। ठीक है, बुरांस। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, देखिए, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है। ठीक है, मैती आंदोलन हर बार आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये आंदोलन उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान दिला चुका है। पूरे वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, इस प्लान को बोल सकते हैं हिसाब से, आइडिया को। इसमें होता क्या है, जब भी गढ़वाल क्षेत्र में किसी लड़की की शादी होती है, मैती आंदोलन ये है कि किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो वो विदाई से पहले मायके में पेड़ लगाते हैं, वर और वधू, और मायके के लोगों को उस पेड़ की क्या करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, एक बहुत अच्छे तरीके से। तो पेड़ की अच्छे से देख रेख भी होती है क्योंकि उन दोनों की शादी का एक सिंबल भी होता है वो। तो जो भी हमारे मायके वाले लोग हैं वो अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। तो पेड़ क्या होता है, अच्छे से पोषित होता है और एक दिन पर्यावरण में अपना योगदान देता है। और उत्तराखंड में ये मैती आंदोलन शुरू किया था हमारे एक टीचर थे बायोलॉजी के, कल्याण सिंह रावत जी। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत जी जो थे ये प्रवक्ता थे हमारे। कहाँ पे, ग्वालदम में। ग्वालदम कहाँ पड़ता है, चमोली में। ठीक है, ग्वालदम, जहां पर बदानगढ़ी भी थी। तो ग्वालदम में ये प्रवक्ता थे। तो इन्होंने देखा है जो लड़कियां होती है गांव की, लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा जंगल से ज्यादा प्यार है, पेड़ पौधों से ज्यादा प्यार है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जाए जिसमें लड़की अपनी शादी के समय पेड़ लगाएगी और उसकी देखरेख की जाएगी। और 1995 में ग्वालदम से ये मैती आंदोलन शुरू हो गया भैया। ठीक है,
और कल्याण सिंह रावत जी को बहुत से पुरस्कार मिले इसके लिए, और खासकर 2020 में इनको इस मुहिम के लिए भारत सरकार का एक उच्च अवार्ड पद्मश्री भी दिया गया 2020 में। ठीक है, तो पद्मश्री से भी सम्मानित है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो देखिए उत्तराखंड में आपका डॉपलर जो वेदर रडार है आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका सुरकंडा देवी मंदिर जो है, सुरकंडा मंदिर जो है हमारा कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर में एक डॉपलर रडार है। एक डॉपलर रडार हमारी कहाँ पे है, मुक्तेश्वर में स्थित है। ठीक है, मुक्तेश्वर में। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तेश्वर। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य पूर्ण किया था? देखिए गांधी जी की कुमाऊं यात्रा आपने पढ़ी है इतिहास में। गांधी जी 1929 में हमारा कहाँ पे आए थे, कौसानी में आए थे। ठीक है, गांधी जी बोला जाता है उसमें केवल 2 दिन के लिए यहाँ पे आए थे, 2 दिन बिताने के लिए, लेकिन कौसानी का एटमॉस्फेयर उनको इतना अच्छा लगा कि 2 की जगह उन्होंने यहाँ पर पूरे 14 दिन का प्रवास किया था। ठीक है, और गांधी जी ने कौसानी को बोला था मिनी स्विट्जरलैंड भी। क्या बोला था गांधी जी ने कौसानी को? मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक हो गया। और इसके अलावा देखिए आपका गांधी जी कब से कब तक रहे, तो गांधी जी 21 जून से लेकर आपका 7 जुलाई 1929 तक यहाँ पे रहे थे। 1929 में आए थे गांधी जी। ठीक है, तो 21 जून से 7 जुलाई तक ही रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने आपका गीता की भूमिका, अनासक्ति योग लिखा था। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड बोला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी की शिष्या भी यहाँ पे थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गांधी जी की जो शिष्या थी इनकी। ठीक है, लक्ष्मी बहन हो गया, राधा बहन वगैरह हो गए, तो ये भी पूछ लेता है कई बार। कौसानी में ही आपका लक्ष्मी आश्रम भी स्थित है। ठीक है, कौसानी में चाय बागान भी है, ये भी ध्यान रखना है आपने, इसके लिए भी पॉपुलर है कौसानी। ठीक है, और कौसानी के ऊपर हमारा दोस्तों आपका पिनाक नामक स्थान जो है वहां से उद्गम होता है किसका, कोसी नदी का। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? ठीक है, तो जब देखिए भारतीय संघ में विलय हो रहा था टिहरी रियासत का, उस समय राजा थे अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह का शासन था भैया आपका 1946 से लेकर 1949 तक। ठीक है, और 1949 में आपका 1 अगस्त 1949 को, तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो था हमारा रियासत जो थी वो संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बन गया। संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश, तो संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया। भारत में जो विलय पत्र था उसमें इन्होंने साइन कर दिए। अब जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, आजादी के बाद देश का स्वरूप जो था आप सभी को पता है, 550 से अधिक यहाँ पे रियासतें थी, और किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने जा जाकर रियासतों का एकीकरण किया था। अन्यथा हमारा जो देश आज है वैसा नहीं होता। तो बहुत सी रियासतों ने यहाँ पर भारत में विलय के लिए सहमति दी, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने इसमें विरोध किया, जिसमें खासकर आपका जूनागढ़ रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी, और कश्मीर की रियासत थी। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता ही है जब प्यार से नहीं मानते ये लोग तो सरदार पटेल आंखें दिखाते हैं। किस प्रकार से जूनागढ़ वगैरह में आपको पता है, वहां का जो जूनागढ़ में पहुंच जाते हैं तो वहां का नवाब भाग जाता है। जूनागढ़ में जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह के आधार पर भारत में उसको शामिल किया जाता है। हैदराबाद का निजाम आंखें दिखाता है तो ऑपरेशन पोलो किया जाता है, वहां पे सेना भेज दी जाती है, तो हैदराबाद की सेना घुटने टेक लेती है, हैदराबाद भारत का अंग बन जाता है। ऐसे ही हमारा कश्मीर में आपको पता है कबालियों का जो आक्रमण होता है, हरि सिंह राजा फिर भारत के पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद भारत हेल्प करता है। हालांकि इसी बीच दोस्तों हमारा एक अहम हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अगर उस समय हरि सिंह विलय पत्र पे साइन कर देते 1947 में जब पटेल जी इनके पास गए थे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पीओके जो है भारत का ही हिस्सा होता। तो इतना उसमें अतिक्रमण कर लिया था पाकिस्तान की सेना ने, तो ये चीजें हुई थी। लेकिन जैसे टिहरी जैसी जो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें जो थी, उन्होंने बहुत ही खुशी से भारत में विलय को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मानवेंद्र शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। टिहरी रियासत के पहले नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के पहले नरेश थे सुदर्शन शाह। ठीक है, ऑप्शन है। देखिए आजकल पॉलिटी क्लासेस चल रही है हमारी, न्यू कॉम्बो कोर्स जो एप्लीकेशन पे, उसमें पॉलिटी की मैं क्लास दे रहा हूं, तो उसमें यही चीज चल रही थी कैसे भारत में एक संविधान सभा बनती है। ठीक है, इसलिए नए बच्चे जो भी है मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं, जो हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स है, अपना फाउंडेशन कोर्स के तौर पे या अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वो कोर्स जरूर लें, जिसमें आपका उत्तराखंड कवर होती है, हिंदी कवर होती है, कंप्यूटर हो गया, जीएस है, रीजनिंग है, ये सभी आपके जो बेसिक्स है क्लियर हो जाएंगे उस कोर्स से। फिर आप जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगी चीजें। ठीक है,
तो टिहरी के पहले नरेश थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर 1815। अब देखिए सुदर्शन शाह ने अपना खोया हुआ साम्राज्य पाया था किसकी सहायता से? ब्रिटिशर्स की सहायता से। ये भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, भैया तुम जो युद्ध हमने लड़ा आपके लिए, आप तो उसका पैसा दे नहीं पा रहे हो, तो आपको केवल गढ़वाल का पश्चिमी भाग मिलेगा भैया, पूर्वी भाग हम नहीं देंगे। तो राजा बेचारे को क्या हुआ, हमारा अलकनंदा का पश्चिमी भाग दे दिया गया, यानी कि जिसमें आपका टिहरी का जो आज का वर्तमान स्वरूप है और उत्तरकाशी का जो एरिया है वो मिला। ठीक है, तो फिर राजा क्या करता, मरता क्या ना करता, राजकोष था नहीं, गोरखाओं ने पूरा आतंक मचाया हुआ था, राजा थका हारा भाई नई जो पुरानी टिहरी है वहां पे पहुंचता है, जो कि आज जलमग्न हो चुकी है डैम में। पुरानी टिहरी में राजा ने राजधानी बसाई भैया। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को नया दरबार, पुराना दरबार, मैंने आपको सब बताया। एक गोल कोठी भी बनाई गई थी उसमें स्वामी जी के लिए। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं इतिहास के कोर्स में। तो सुदर्शन शाह पहले नरेश थे टिहरी रियासत के, ध्यान रखना है। ठीक है, सुदर्शन शाह के बाद कौन आते हैं? तो सुदर्शन शाह के बाद आपके भवानी शाह जी आते हैं। भवानी शाह के बाद आपके प्रताप शाह आएंगे, फिर हमारे कीर्ति शाह आएंगे, फिर नरेंद्र शाह एंड लास्ट मानवेंद्र शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कालू मेहरा का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों 1857 की जो क्रांति उत्तराखंड में हुई थी, इसमें मेन रूप से बोला जाता है, जो मुख्य रूप से बोला जाता है, तो हमारा कालू मेहरा जी का ही नाम लिया जाता है। तो कालू मेहरा जी सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया। इनको एक लेटर मिलता है उसमें नवाब की तरफ से, और वो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से ब्रिटिशर्स को खदेड़ देते हो तो ये जो काली कुमाऊं वाला रीजन है ये आपको दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ के जागीरदार या जमींदार आप बन जाओगे। तो कालू मेहरा जी थे उसमें, और इनके साथी भी थे, बिशुंगपट्टी के कुछ लोग थे। इन्होंने वहां पे क्या कर दिया, जो है क्रांति कर दी। ठीक है, बाद में देखिए कालू मेहरा जी को भी बहुत सी जेलों में घुमाया जाता है। इनके जो सहयोगी थे उनको फांसी की सजा हो गई। उसमें नैनीताल में फांसी का गधेरा बहुत फेमस था। जो भी आंदोलनकारी या क्रांतिकारी होते थे या संदिग्ध होते थे, उनको या तो चांदमारी की सजा होती थी। चांदमारी का मतलब ये था एक ऊंचे स्थान से धक्का मार के नीचे नदी में फेंक दिया जाता था। ठीक है, और दूसरा आपका फांसी के गधेरे में ले जाकर फांसी की सजा दे दी जाती थी। तो ये दो उसमें सजाएं थी ब्रिटिशर्स की। तो कालू मेहरा जी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध है आपका कहां से? बिशुंगपट्टी चंपावत से। ठीक है, बिशुंगपट्टी जो कि वर्तमान चंपावत जनपद में है। ठीक है, चंपावत को पूर्व में काली कुमाऊं कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो मध्यकालीन ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख है, जहांगीरनामा में उल्लेख है, श्याम शाह और जो जहांगीर था उसकी मुलाकात का। तारीख है बदायूनी में भी उल्लेख है उत्तराखंड का। शाहजहांनामा में भी अकबर वगैरह की भेंट का उल्लेख है। बाबरनामा में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, बाबरनामा में। इसमें उत्तराखंड का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तराखंड के कुल कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के, देखिए आप ये उत्तराखंड का मैप बनाते हैं हम, उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड के मैप में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तरकाशी हो गया, ये चमोली हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, पिथौरागढ़ के नीचे हमारा ये चंपावत हो गया, ये यहाँ से थोड़ा उधमसिंह नगर लग गया हमारा। क्लियर हो गया? तो उत्तराखंड के 6 जनपद हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमारे उत्तर में है चीन, तो 3 ऐसे जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, जो कि आपका चीन से या इनकी तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तिब्बत। और 3 जनपद ऐसे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत एंड आपका उधमसिंह नगर, जो कि किससे बॉर्डर बनाते हैं? पूर्व में क्या है हमारे? नेपाल। ठीक है, तो कुल मिला के 6 जनपद हो गई है, हुए ना? उधमसिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक हो गया? तो उत्तराखंड के टोटल कितने जनपद हैं? 6 जनपद। 5 होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, आंसर होगा 5 इसका। ठीक है, 6 नहीं होगा, 5, क्योंकि पिथौरागढ़ कॉमन है ना। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो चीन और नेपाल दोनों से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो 5 हो जाएंगे, 6 नहीं होंगे, 5 जनपद होंगे जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ को 2 बार काउंट कर लिया था मैंने, त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा। तो उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ ये लगते हैं नेपाल से। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी लगते हैं आपके चीन तिब्बत से। और पिथौरागढ़ कॉमन है, ठीक है, जो कि दोनों से सीमा बनाता है। उत्तर में आपका चीन तिब्बत से सीमा बनाता है और पूर्व में नेपाल से सीमा बनाता है। और उत्तराखंड के पूर्व में जो प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है, काली रिवर बनाती है। ठीक है, काली रिवर, ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है, तो कितने जनपद है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 5 जनपद जुड़े हैं। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कभी आपका एग्जाम में कि कितने जनपद चीन सीमा से जुड़े हैं? तो 3 जनपद। कितने जनपद नेपाल सीमा से जुड़े हैं? तो 3 जनपद।
हालांकि 3 + 3 6 हो रहा है, लेकिन पिथौरागढ़ इसमें कॉमन है तो 5 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 5 इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से 2 जनपद थे उत्तराखंड के जहां पर जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी, नेगेटिव थी पॉपुलेशन ग्रोथ? तो ये थे आपके पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पौड़ी और अल्मोड़ा में जो वृद्धि दर थी नकारात्मक थी। पौड़ी सबसे ऊपर था इसमें, पौड़ी में -1.41% जनसंख्या में गिरावट आई। और अल्मोड़ा की मैं अगर बात करता हूं तो अल्मोड़ा में कितनी गिरावट आई, तो अल्मोड़ा में टोटल पॉपुलेशन में -1.28%। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन कम हो गई थी 10 सालों के अंतराल में, 2001 से लेकर 2011 का डेटा। तो 2 जनपद थे जहां पर नकारात्मक, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी यहाँ पर इन जनपदों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क में निम्न में से सम्मिलित है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र। ठीक है, तो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र इसमें शामिल है। गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है ये स्पेशली पॉपुलर है भैया आपका किसके लिए, हिम तेंदुए के लिए। ठीक है, यहाँ पर मिलता है आपका स्नो लीपर्ड, हिम तेंदुए का संरक्षण भी होता है यहाँ पर, हिम तेंदुआ। ठीक है, स्नो लीपर्ड। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क के आसपास टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। ग्लेशियर की मैं बात करूं तो इसके बीच में पड़ता है आपका केदारकांठा ग्लेशियर। केदारकांठा, काफी लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं वहां पर। केदारकांठा ग्लेशियर हो गया और हर की दून ग्लेशियर हो गया। ठीक है, हर की दून ग्लेशियर, तो ये इसी में शामिल है गोविंद राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा स्थान सिटकुल से संबंधित नहीं है? तो सिटकुल, देखिए सिटकुल का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, ये है भैया सिटकुल का फुल फॉर्म। कभी एग्जाम में पूछेगा तो याद रखना, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है देहरादून में। सिटकुल का मुख्यालय देहरादून में है। अब सिटकुल कहाँ का फैला हुआ है उत्तराखंड में, तो देहरादून के सेलाकुई में सिटकुल है। उसके अलावा सितारगंज में सिटकुल है। ठीक है, हरिद्वार में सिटकुल है, रुद्रपुर में सिटकुल है आपका, रुद्रपुर। ठीक है, पंतनगर में सिटकुल है, पंतनगर, सितारगंज, रुद्रपुर। ठीक है, सेलाकुई, हरिद्वार। रुड़की इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, रुड़की इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था। ये देश का 27वां राज्य था उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 11वां हिमालयी राज्य था, 11वां हिमालयी राज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किस तिथि को दिया गया था। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस में ये होता है कि जो केंद्रीय अनुदान होता है ना, केंद्रीय अनुदान में से 90% अनुदान के रूप में मिलता है और केवल 10% लोन के रूप में मिलता है राज्य को। ठीक है, जिसमें से 10% वापस करना होता है। अदर स्टेट के लिए ये लिमिट जो होते हैं 70% अनुदान होता है और 30% लोन होता है अन्य राज्यों के लिए। लेकिन विशेष राज्यों के लिए केवल जो केंद्र सरकार पैसा देगी इन राज्यों को, केवल उसका 10% वापस लौटाना होता है। समझ गए सिंपल भाषा में? तो बताइए कब मिला था उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा? गढ़वाल के निम्न में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। हेनरी रैमजे ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को शुरू किया था 1874 में। पहले देखिए पटवारी होता था, पटवारी व्यवस्था 1819 में शुरू की थी किसने? ट्रेल ने। लेकिन उसमें पटवारी का काम केवल भूमि मापन या भूमि संबंधी जो रेवेन्यू संबंधी काम था उस तक ही सीमित था। 1874 में भैया इस पटवारी को पुलिस की शक्तियां भी दे दी गई। पुलिस शक्तियां भी दी किसने? रैमजे ने। रैमजे ने बोला कि पहाड़ में थाने और चौकियां खोलना फायदा नहीं है, पहाड़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, वारदातें, चोरी चकारी, मारपीट, अन्य चीजें कम होती हैं वहां पे। इसलिए जो पटवारी हैं, पटवारियों को ही ये राइट दे दो कि पटवारी क्या कर सके कि जो भी विवाद वगैरह होंगे उनको सुलझा सके। तो इसलिए 1874 में पुलिस शक्तियां प्रदान की गई थी आपका पटवारियों को, और पटवारी को नया नाम दिया गया रेवेन्यू पुलिस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखिए, गैरसैंण को राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव था, ये पहले से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी गैरसैंण को ही चाहते थे कि राजधानी बनाया जाए। गैरसैंण चूंकि आप देखेंगे उत्तराखंड के मैप में तो बिल्कुल सेंटर में स्थित है, ठीक है। और आप सभी को पता है 1992 में तो यूकेडी ने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम देकर राजधानी भी घोषित कर दिया था, है ना। चंद्रनगर नाम दिया था ब्लूप्रिंट जब आया था, उसके बाद से ये मांग थी। तो फाइनली हुआ क्या, मार्च 2020 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी घोषणा की। और फाइनली दोस्तों 8 जून 2020 को गैरसैंण हमारे राज्य की परमानेंट ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई, यानी कि समर कैपिटल, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी 8 जून 2020 को बनी थी, गैरसैंण चमोली में स्थित है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड से टोटल लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं 5, ठीक है। कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं तो थोड़ा देख लीजिए। अल्मोड़ा सीट, ठीक है, पहली अल्मोड़ा सीट है। अल्मोड़ा सीट दोस्तों आपस SC के लिए रिजर्व है, ठीक है। दूसरी सीट है हमारी गढ़वाल सीट, गढ़वाल में हमारा पौड़ी गढ़वाल के साथ साथ अन्य सीटें आ जाती हैं, तो गढ़वाल सीट। तीसरी सीट है हमारी टिहरी सीट, टिहरी गढ़वाल की सीट। चौथी हमारी है हरिद्वार सीट, ठीक है। और 5वीं सीट हमारी होती है कौन सी, नैनीताल सीट, ठीक है। नैनीताल में आपका नैनीताल उधमसिंह नगर आ जाता है पूरा, हरिद्वार में हरिद्वार देहरादून, टिहरी में टिहरी के साथ साथ और भी अन्य क्षेत्र आते हैं। लगभग आप देखेंगे कि एक जो सांसद सीट होती है उसमें 14 विधानसभा सीटें आती हैं। तो 5 सीटें हैं ना, 14 पंचे 70, देखिए 14 विधानसभा सीटों से मिलकर एक सांसद सीट बनती है। अल्मोड़ा से वर्तमान जो सांसद है हमारे कौन है, वो है भाजपा के अजय टम्टा, ठीक है, अजय टम्टा जी। और गढ़वाल से जो हमारे सांसद हैं वो कौन है, गढ़वाल से हमारे अनिल बलूनी जी, ठीक है। इसके बाद टिहरी से आपको पता है रानी साहिबा हमारी माला राज्य लक्ष्मी शाह, ठीक है, ये हमारी टिहरी से हैं सांसद। हरिद्वार से सांसद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। एंड नैनीताल से हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन, नैनीताल से सांसद है, नैनीताल सीट से कौन है सांसद, अजय भट्ट जी, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड में जो 5 की 5 लोकसभा सीटें हैं ना, ये बीजेपी की सीटें हैं, ठीक है। सभी पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। ऐसे उत्तराखंड राज्य में मैं बात करूं तो राज्यसभा की कितनी सीटें, क्वेश्चन बनता है। राज्यसभा की राज्य में 3 सीटें हैं, ठीक है। अपर हाउस होता है राज्यसभा। पहला जो सांसद है राज्यसभा का, इसमें कौन है, नरेश बंसल जी, हमारे नरेश बंसल। और एक राज्यसभा सांसद हमारी कल्पना सैनी जी। और हमारे तीसरे नंबर पे हैं महेंद्र भट्ट जी, ठीक है, महेंद्र भट्ट। तो ये 3 राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में जो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। बाद में वैट वगैरह सब चीज को मर्ज करके आपको पता ही है देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था क्या, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वैट की व्यवस्था समाप्त हो गई। वैट लागू हुआ था उत्तराखंड में 2005 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नाम परिवर्तन अधिनियम देखिए आपको मैंने पढ़ाया है पॉलिटी में, तभी बोलता हूं मैं, अगर आपने कोर्स इनरोल किया है तो वहां पे डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको। संविधान का जो हमारा भाग 1 है, ठीक है, तो भाग 1 में जो है हमारा राज्य और संघ सूची वगैरह सब चीजों के बारे में बात की गई है, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं कि भारत जो है आपका, इंडिया जो है, ये राज्यों का संघ होगा। तो भारत में किसी भी राज्य का अगर नाम चेंज करना है, उसकी भौगोलिक सीमा को बढ़ाना है, या उस राज्य से कोई नया राज्य बनाना है, तो इसके लिए भैया आपका संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो ऐसे ही उत्तराखंड का जब उत्तराखंड बना तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का नाम क्या था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। बीजेपी की उसमें गठबंधन वाली सरकार थी सेंटर में, ठीक है, NDA। तो NDA सरकार चाहती थी कि आपका खंड शब्द ना आए, क्योंकि खंड अलगाव को पैदा करता है। और इनका जो घोषणा पत्र आया था आडवाणी के टाइम पे, उसमें भी उत्तरांचल शब्द ही दिया था इन्होंने, इसलिए उत्तरांचल नाम रखा। लेकिन बाद में राज्य आंदोलनकारियों की पहले से ही मांग थी कि राज्य जो नया बनेगा हमारा, उसका नाम उत्तराखंड होना चाहिए, ना कि उत्तरांचल। इसलिए इस मांग के लिए भैया आपका लोकसभा राज्यसभा में इस विधेयक को पारित किया गया, नाम परिवर्तन अधिनियम को, दिसंबर 2006 में, ठीक है। और फाइनली 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या हो गया फिर हमारा, उत्तराखंड,
ठीक है। अब हमारे राज्य का नाम है उत्तराखंड, उत्तरांचल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए CBRI है भाई, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की में स्थित है। BHEL भेल जो है आपका हरिद्वार में है। ONGC देहरादून में है। HAL हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो लिमिटेड है, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, इस देश के विभिन्न भागों में है HAL। ठीक है, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड यहाँ पे नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। ये था आज उत्तराखंड जीके PYQ पार्ट 11। किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करें। साथ ही सेशन में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। ठीक है, आंसर जरूर दें जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। बाकी दोस्तों फिर बता रहा हूँ, 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी ग्रुप C वाली, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आयोग के नवीनतम पैटर्न पे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और आपका इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग के होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन यूके जीके के होंगे उस पेपर में, और आपका 30 प्रश्न आपके किसके होंगे? GS और GK के। ठीक है, तो आयोग के पैटर्न पे होंगे, मल्टीपल लाइनर MCQ जैसे आयोग पूछता है उसी तर्ज पे इसको किया जाएगा। बाकी सेशन समाप्ति पे दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।